अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 26 मार्च कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल 27वां रोज़ आज जंग हो चुका है। पाकिस्तान में एक नया महाज इमरान खान के बेटों के खिलाफ खोल दिया गया, उस हवाले से भी आपके सामने चीज़ें रखेंगे। एक काफ़ी दिन बाद, ईद के बाद ये वीलॉग हो रहा है, तो जितने भी लोगों ने उम्मीद है, ओवरसीज़ भी जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, सबकी ईद बहुत खैर वाफियत से गुजरी होगी। मुल्की हालात, ओवरऑल दुनियावी हालात ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पुरइत्मीनान तरीके से या बड़े लुत्फ़अंदोज़ होकर ईद मना सकें, क्योंकि जिस किस्म की खबरें ईद के दिनों में भी आती रही हैं और जिस तरीके से जंग का जो सिलसिला है वो जूं का तू जारी रहा, उस हवाले से चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा ऑब्वियस है कहना कि किताबें लिखी जाएंगी, किताबें लिखी जाएंगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि ईरान ने जंग कैसे लड़ी, यानी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। इससे पहले हम किताबों में पढ़ते थे, मूवीज़ में देखते थे, डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे, लेकिन एक्चुअल में जंगें ऐसे लड़ी जाती हैं, उसको अपनी आंख से देखा कि पता चला कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं। सिर्फ वही लोग नहीं लड़ सकते जो हथियारों से लेस हों, जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें मौजूद हों। जंगें ईमान से लड़ी जाती हैं, जज्बा ईमानी मौजूद होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए। आपका एक मोटिव, एक गोल होना चाहिए कि बेसिकली आप जंग लड़ क्यों रहे हैं, दीन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, या कौन सी किस ताकत के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मैटर करता है, और यही चीज़ें जो आपको फतयाब भी करती है पूरे के पूरे मैदान जंग के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं पिछले बहुत सारे दिनों की, ऑब्वियसली अपडेट्स तो आप तक पहुंची होंगी, लेकिन हम उसका क्रक्स रखेंगे ताकि अब इसके आगे ऑनवर्ड्स रोज़ का रोज़ हम वीलॉग कर सकें। सपोर्ट आप सबने ज़रूर करना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह डेली वीलॉग आया करेगा। 27वां रोज़ हो चुका है आज जंग को, और एक-एक करके अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हैं, वो अब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। और अमेरिकी इत्तेहादी जो है, चाहे अगर आप नेटो की बात करें, वो कह रहा है जी हम इससे पीछे हो चुके हैं। जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का एक रोब और दबदबा था, जो एक चौधरी बना फिरता था अमेरिका, एक एक गलबे वाला चौकीदार खुद को समझता था, वो अब वहाँ से भी ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि बहरीन, कुवैत, कतर, कतर के साथ डिफेंस पैक्ट, बहरीन के अंदर सबसे बड़ी फ्लीट मौजूद, सऊदीया, यूएई, इन तमाम तर ममालिक के अंदर जो बेसेस मौजूद थी अमेरिका की, अब ये तमाम तर ममालिक पनाह मांग रहे हैं। इन ममालिक के अंदर मौजूद शहरी अपनी हुकूमतों से ये कह रहे हैं कि ये बेसिस ख़त्म करवाई जाए, क्योंकि हमारी जानों पर बन चुकी है। और जिस तरीके से लोग वहाँ से भाग भाग कर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ एशियंस ही रह जाएंगे अल्टीमेटली, और एट द एंड ऑफ द डे जो वहाँ पर मौजूद होंगे। कितने लोग हैं जिनसे ईद के दौरान, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं दुबई में, यूएई में, बहरीन में, जिनसे ईद के दौरान भी ये कॉन्वर्सेशन या ये बातचीत हुई है। एक तो वहाँ लोग डरे हुए हैं, ये चीज़ें आपको रिपोर्ट नहीं, मीडिया पे खामोशी है। एक तो वीडियोज़ बनाने की वहाँ वैसे ही इजाज़त है, अगर वीडियोज़ बनाई जाएंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आप बर्दाश्त करेंगे। लोगों के अंदर ऑब्वियसली एक खौफ व हिरास है, यानी लोग वहाँ कह रहे हैं कि हमें दिन हो गए, कई कई दिन हो गए हमें। मतलब अगर आप अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव से बात करें, अगर आप ये जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलता है लोग बताते हैं कि कई कई दिन हो चुके हैं, हम सो नहीं सके ठीक से। कतर के अंदर कहा जा रहा है कि कितने दिनों बाद ईद वाले दिन ये कहा गया कि आप थोड़ी देर के लिए, महज 30 से 40 मिनट के लिए बाहर निकलें, थोड़ी बहुत सैर करें, वापस घरों को आ जाएं। बहरीन के हवाले से तो ये तो खबरें आ रही हैं कि पानी जो है वहाँ पर उसकी किल्लत अब हो चुकी है, और क्योंकि लोगों ने पानी जमा करना शुरू कर दिया, स्टॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये डर पड़ गया था कि गालिबन अब ईरान की जानिब से बहरीन के वाटर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा, क्योंकि ईरान के जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला किया गया तो उसके बाद ये डर खौफ अपनी जगह पर मौजूद था, क्योंकि ईरान 12 ये तंबी करता रहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई हमला या बमबारी नहीं करनी, अगर की गई तो हम भी जवाबन जो है वो उसका एक रद्द अमल देंगे। तो उसके बाद जो पूरी दुनिया की एक सिचुएशन है और जो खबरें पूरी दुनिया से आ रही है, एक पैनिक ज़रूर मौजूद है। 27वां रोज़ आज जंग को हो चुका है। कल पिछले चांद रात से खबरें चलती हुई आ रही हैं कि गालिबन पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मुज़ाकरात का दौर रहा होगा, जिसके हवाले से जर्मनी के अंदर 6 तैयारे, 6 6 C-17 जो हैं, 6 C-17 तैयारे तैयार खड़े। गालिबन उनका रुख अब पाकिस्तान होगा या उनका रुख तुर्किया की जानिब होगा? कहाँ पर ये मुज़ाकरात जो है वो अब पेश आएँगे, या कहाँ पर ये मुज़ाकरात जो हैं, ये मुज़ाकरात का सानिया अब कहाँ पर पेश आएगा? मैं तो इसको ऐसे जो है आप कहें कि इसको फेस करेंगे, क्योंकि मैं सानिया क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से जेडी वेंस और मार्को रूबियो आएंगे। जहाँ पर भी मुज़ाकरात हुए, तुर्किया में हुए, पाकिस्तान में हुए, सिक्योरिटी के हवाले से देखा जा रहा है कि कौन सा मुल्क अब सेफ है। पहले जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का नाम दिया गया, जिसको जूती की नोक पर रखा IRGC ने, और फिर ये दो नाम सामने आए, जिसके बाद अब मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते वो तो आगे चलकर देखेंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वज़ीर ख़ारजा ईरान के, वो भी मुज़ाकरात के पूरे मामले के अंदर या पूरे एक सेशन के अंदर मौजूद होंगे, और वज़ीर ख़ारजा ईरान के जो मुज़ाकरात के अंदर मौजूद होंगे, उनका नाम ऑलरेडी टारगेटेड लिस्ट के अंदर मौजूद है, जो इसराइल की जानिब से बनाई गई थी। उनका नाम अब इसराइल की टारगेट लिस्ट से 2 रोज़ के लिए, गालिबन 3 रोज़ के लिए निकाल दिया गया है, ताकि मुज़ाकरात का तमाम तर जो एक मामला है उसको निपटाया जा सके। लेकिन अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते हैं, मैं क्यों कह रही हूँ मुज़ाकरात एक सानहा, तो क्या अमेरिका कोई हैंकी-पैंकी नहीं करेगा? इससे कबल 12 रोज़ की जब जंग हुई, तब भी मुज़ाकरात में था ईरान। अभी भी जब ये जंग का आगाज़ हुआ तो मुज़ाकरात अपने फाइनल राउंड में मौजूद थे, और गालिबन मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे। यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से हाथ
खड़े कर चुका था ईरान और मान बैठा था तमाम तर चीज़ें। आयतुल्लाह खamenei जिनकी शहादत हो गई, उन्होंने इस हवाले से वर्ड दे दिया था कि मामला इससे आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हमला किया गया। तो क्या अब कोई हैंकी-पैंकी नहीं होगी? क्या ट्रंप एतबार और भरोसे के लायक है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या नेतन्याहू या इसराइल इस एतबार और भरोसे के लायक है? ये बहुत अहम सवाल है। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर पाकिस्तान वो डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर मुज़ाकरात होते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर कोई हैंकी-पैंकी आफ्टर मुज़ाकरात या डायलॉग होती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान आया बर्दाश्त करेगा या नहीं, और पाकिस्तान क्या बर्दाश्त कर भी सकता है या नहीं। मैंने एक दिन पहले भी व्लॉग में कहा था कि हमारे चारों तरफ दुश्मन है। ईरान तो फिर थोड़ा सा लकी है, अजरबैजान है, बाकी ममालिक हैं। हम तो इंडिया, अफगानिस्तान, अगर हम ईरान के साथ भी कोई मामला खड़ा कर देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो जो सेंटिमेंट होगा होगा ही। यानी हम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी अंदरूनी और बैरूनी जंगें लड़ेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ पर मुज़ाकरात का राग तो अलापा जा रहा है। पाकिस्तान मीडिएट भी करना चाह रहा है। पाकिस्तान की रियासत ने इससे पहले भी बहुत बार मीडिएशंस की और ये अच्छा किरदार है। पूरी दुनिया को आप एक क्योस से निकालने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ट्रंप पर आप एतबार कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक और वो ये ऑयल प्राइसेस को डाउन करने के लिए तमाम तर मुज़ाकरात का खेल खेल रहा है। और अब इस पे बाकायदा आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, क्योंकि खबरें ये चल रही है कि बूट्स ऑन ग्राउंड ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी भी ट्रंप मुकम्मल कर चुका है। तो अगर एक जानिब ट्रंप मुज़ाकरात चाहता है, तो फिर ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी क्यों मुकम्मल करनी गई है, ये बड़ा अहम सवाल है। F-18 तैयारा भी मार गिराने की इतलात है। अब अल जज़ीरा और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कहा जाता था कि ईरान की स्काइज़ हैं, ईरान के जो आसमान है वो डिफेंडेबल नहीं है, वहाँ पर जो मर्जी जाए, जिस मर्जी वक्त जाए, बमबारी करे तैयारा और आ जाए। तो अब ईरान ने ऐसा दिफाई निज़ाम, ईरान कहा जा रहा है सरप्राइज़ के तौर पर सामने लेकर आएगा। और उसी हवाले से कहा जा रहा है जो F-18 मार गिराने की इतलात है, ये भी इसी का एक कड़ी है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये वही दिफाई निज़ाम है जो अब इस्तेमाल करने जा रहा है ईरान। दूसरी जानिब डर और खौफ ये है, बीबीसी भी ये कह रहा है कि ट्रंप जो है वो अब जंग समेटने की तमाम तर कोशिशों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, लेकिन उसको वो एक मौका नहीं मिल रहा जहाँ पर वो जंग को रैप अप कर सके, समेट सके। वो मौका IRGC या ईरान नहीं फराहम कर रहा। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब कहा यह जा रहा है कि वो जो दिफाई निज़ाम था, वो जो इंटरसेप्ट करने का निज़ाम था मिसाइल को, वो अब कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर। और इससे पहले वो कमज़ोर हो के ख़त्म हो जाए, तो ट्रंप इस कोशिश में है कि मुज़ाकरात किसी तरह हो जाए, मामला आर या पार हो जाए, लेकिन साथ ही बूट्स ऑन ग्राउंड, साथ ही ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी भी ट्रंप कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप, मैंने शुरू में कहा कि अगर आपका मोटिव हो, अगर आपके सामने एक गोल आपने सेट किया हो कि आपको जंग से ये अचीव करना है, जंग लड़नी भी आसान होती है और जंग आप जीतते भी हो। लेकिन ट्रंप को अभी तक ये समझ नहीं आई कि उसने आया हुकूमत रिजीम चेंज करानी है वहाँ पर, वो वहाँ के न्यूक्स के पीछे है। यानी नीयत क्या है जंग के पीछे, गोल क्या है? नीयत इस्लाम दुश्मनी है। नीयत ऑब्वियसली वो जो एक ग्रेटर प्लान है, ग्रेटर इज़राइल है, उसकी जानिब बढ़ना है और उसी की जानिब एक-एक बेबी स्टेप लेकर, बेबी स्टेप नहीं, अब बहुत बड़े बिगर स्टेप्स हैं, लेकर आया जा रहा है। और सारी कहानी सिर्फ ये है, एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस नाजुक वक्त के ऊपर एक बड़ा महाज खोल दिया गया है। इमरान खान के बेटे कासिम खान और जुल्फी बुखारी ने 2 तकरीबात में शिरकत की। जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से इस वक्त हर जानिब खबरें। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है बेसिकली आप कहें कि नेशनल एक जो EU है, यूरोपीय यूनियन जो है, इसका एक आप कहें कि एक स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम है जो वल्नरेबल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए होता है, जहां पर उनको टैरिफ और इन तमाम तर चीज़ों पर छूट दी जाती है, कम टैरिफ चार्ज किया जाता है, ताकि वो तजारत और तमाम तर चीज़ों को कर सकें, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें, बूस्ट कर सकें। सो बेसिकली वल्नरेबल इकोनॉमीज के लिए होता है। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, अब उस पर यह कहा जा रहा है कि कल कासिम खान ने तकरीब के अंदर जो शिरकत की वो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस या एंटी पाकिस्तान स्पीच थी। जबकि अगर आप कासिम खान की पूरी स्पीच का कॉन्टेक्स्ट उठा के देखें, अगर आप एक एक चीज़ पढ़ें, तो वो कह रहे हैं मैं फुली सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को, इसको ख़त्म ना किया जाए ताकि पाकिस्तान की आम आवाम ना सफ़र करे। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की अशराफिया कर रही है। फिर अगर आपको जीएसपी प्लस स्टेटस की इतनी फिक्र है, तो फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो एक स्टैंडर्ड सेट कर बैठा है, जिसके अकॉर्डिंग आप सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, जिसके अकॉर्डिंग आप आवाम से उनका मैंडेट नहीं छीन सकते, फिर आप उन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको अपने जीएसपी प्लस स्टेटस की इतनी फिक्र है, और अब ये पूरे का पूरा एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है, अब ये पूरे का पूरा एक महाज खड़ा कर दिया गया है। टीवी पर आता तारड़ साहब की स्पीचेस आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं कि इमरान खान के बेटे एंटी पाकिस्तान हो चुके हैं। पहले मुनाफिकाना खेल खेला जाता रहा कि वो पाकिस्तान नहीं आते, अपने बेटे पाकिस्तान नहीं आते, लोगों के बच्चे यहाँ मरवा रहा है। फिर जब उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए 2 बार एप्लीकेशन लिखी, महीनों महीनों उनकी एप्लीकेशन पड़ी रहती है, उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, और फिर जब रिस्पॉन्ड किया जाता तो इनकार की सूरत में किया जाता, उनको रास्ता हमवार ही नहीं किया जा रहा पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है तारड़ की जानिब से कि पाकिस्तान क्यों नहीं आते, आप पाकिस्तान आए। अगर आपको इतना प्यार है इमरान खान से या तमाम तर चीज़ों से, आप पाकिस्तान आकर तमाम तर काम करें। यही अल्फाज कमोबेश ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेमाल किए कि बेशक आप जैक गोल्ड स्मिथ के घर में रहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान आए तो सही, हम तो आपको कह रहे हैं आप नाइकॉप पर आए पाकिस्तान। सवाल ये उठता है कि वीज़ा रिजेक्शन बार बार आपकी जानिब से की जा रही है। रास्ता हमवार करें, लेट देम कम,
चीज़ें आप देख लेंगे कि आया वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो अब टाउट्स की जानिब से बल्कि तमाम बड़े मीडिया चैनल्स ARY तक जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान के बेटे ने पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के खिलाफ बहुत बड़ा कोई महाज जो है खड़ा कर दिया है, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, जबकि वाज़ेह सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को, ताकि आम आवाम सफ़र ना करे। इस नाजुक वक्त के अंदर अगेन बार बार हम अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे वो siyaset.pk का हो, चाहे वो मेरा अपना कहीं से भी हो, यही बात, यही मुद्दा रेस करते हैं कि भाई इस वक्त के ऊपर ना आपको रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, आपको बैठने की ज़रूरत है। आपकी ये वाली बातें, आपकी ये अप्रोच मज़ीद पोलराइज़ेशन क्रिएट करेगी, और जिस तरीके से जंग हमारे दरवाजे पर रोज़ नॉक करके वापस जा रही है, हम ये तमाम तर खतरात अब अंदरूनी खतरात मोल नहीं ले सकते। फ़ोकस करें अपनी आवाम के ऊपर। अगर आप मिडल ईस्ट के तमाम तर लोगों को, ममालिक को साथ बिठाकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो अपने आम लोगों पर भी फ़ोकस कर लें, अपने आम लोगों के मैंडेट पर भी फ़ोकस कर लें। ये पोलराइज़ेशन ख़त्म होने दें, अंदर से अपने आप को मज़बूत करें, ताकि खुदा न ख़ास्ता कल से कोई बाहर का दुश्मन कल को अगर आके कोई मामला करता भी है, तो आप उसको समेटने में, उससे, उस अटैक से संभलने में और उसका बेहतरीन तगड़ा जवाब, जैसे हमने पहले दिया भी, वो देने में कामयाब हो सकें और चीज़ें बेहतर हो सकें। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक आप सबने ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। ख़याल रखें। अल्लाह के बाद।